and write down the topic heating effect of metal sulfate. Done? Okay, just write down, take as much time as you can, लेकिन अच्छा से लिखना इस सब चीजों को. फ्रॉम टुडे आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा. आई विल जस्ट, मतलब मैं क्लास में ही नोट्स बनवा दूंगा. सो राइट डाउन हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल सल्फेट. डन? Yes, sir. Okay, so here means the thumb rule is that when we heat metal sulfate at low temperature, we are going to get metal oxide plus SO3. But whenever we heat at very high temperature, then SO3 will break and it will give SO2 plus O2. Okay, जैसे जब हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, SO3 का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक करने के बाद से वो हमको देगा SO2 एंड उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस. सो जस्ट राइट डाउन दिस इन योर नोट्स. एंड लो टेम्परेचर किसको कहते हैं, बिलो 800 डिग्री सेल्सियस, एंड हाई टेम्परेचर मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस. एंड जब भी कुछ नहीं दिया हो और बोला हो कि वेरी हाई टेम्परेचर, देन जस्ट यू एज्यूम दैट इट इज above 800. डन? मतलब समझ में आ गया ना? Yes, sir. So just write down. आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है. बिकॉज मतलब अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछले कुछ समय से, हीटिंग इफेक्ट्स, दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है ना. कोई भी पूछ देगा कि इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो वहां से समझ में आएगा. सो राइट डाउन अ लाइन. जनरली डी ब्लॉक मेटल सल्फेट्स आर डिकम्पोज एट वेरी हाई टेम्परेचर. डी ब्लॉक के मेटल सल्फेट्स जो होते हैं वो जनरली वेरी हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज करते हैं. राइट डाउन एज फास्ट एज यू कैन. Generally, D block metal sulfates are decomposed at very high temperature. Done? Yes, sir. Okay, so the example is that let's take the example of CuSO4. Then when we heat below 800 degrees Celsius, then it is going to give you copper oxide plus SO3. But whenever we heat it above 800 degrees Celsius, then it is going to give you CuO plus SO2 plus O2. Similarly, for ZnSO4, when you heat it below 800, then it is going to give you ZnO plus SO3. But whenever you heat it above 800, then it will give you ZnO plus SO2 plus O2. So I guess it is clear for you. So just write down these examples in your notes if you are writing in your fair notebook. And Adesh, are you making notes? I don't think that you are making notes. नो सर नोट्स बनाए हुए हैं. हाँ, तो नोट्स बनाए हुए हो आप तो केमिकल बॉन्डिंग का भी नोट्स बना लो, ठीक है. यस सर. क्योंकि नोट्स नहीं सर बनाओगे अभी तो भी अब पढ़ने का कोई सर फायदा अभी नहीं. भी बना रहे हैं. अच्छा बनाते हो, देन इट्स फाइन. सर आपको सेंड कर दूंगा पीरियोडिक टेबल. नो नो, यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, इसीलिए मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, फॉर योर डिसिप्लिन. ओके, सो आई गेस यू हैव डन दिस. इफ नॉट, देन प्लीज डू फास्ट. Sir, done. ओके. सो जस्ट एक ही नोट को मैंने दोबारा लिखा हुआ है, याद है ना. ये ZnO जो था वो
कोल्ड कंडीशन में व्हाइट था, हॉट कंडीशन में येलो Yes, था. sir. Yes, sir. या सो नो नीड टू राइट इट ट्वाइस, बट मैंने इसको दोबारा इसीलिए लिखा क्योंकि मुझे लगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोबारा लिख दिया. ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हो, कोई भी चीज लगे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको 10 बार लिख दो, 10 पेज पढ़ोगे 10 बार रिवाइज होगा वो. ओके, सो राइट डाउन वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. डू यू नो दिस? इनसे आपका कभी मुलाकात हुआ है? हेलो. Yes, sir. हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे सल्फेट है जो हमारे रूल का ऐसी की तैसी कर देते हैं. Because there is no any other compound other than FeSO4 which upon heating will give both SO2 and SO3 together. ठीक है. Yes, sir. हाँ, अब इसमें SO3 और SO2 का कंपोजिशन क्या होता है, अगर आप इस पे रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, बट जस्ट वेट, वी हैव टू स्टडी दिस इन which chapter? P block. So just wait for that chapter. All these things you will get in P block chapter. So just write down this. वैसे कभी कभी आप लोग को लगता होगा कि सर कौन भी चीज नहीं आता है इनको तो बोल देते हैं पी ब्लॉक में. ऐसा कोई बात नहीं है. असल बात क्या है ना कि मेरे सर जो पढ़ाते थे तो ही जस्ट फोकस्ड दैट, मतलब कि आगे जब भी वो पढ़ाए तो स्टूडेंट ये ना बोले कि सर ये तो एकदम नया आ गया, इसीलिए कुछ कुछ चीजें वो पहले से पढ़ाते चलते हैं. एंड वो बहुत हेल्प किया मेरे को लास्ट में, तो आपको भी करेगा ये हेल्प. ओके, सो डन. Yes, sir. Here you can see that there is a question that find x plus y minus z. Here what is x, what is y, and what is z? Here x, y, and z are oxidation number of iron and sulfur in their respective compound. Okay. So you have Okay, to sir. means ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि FeSO4 को हीट किए, 3 कंपाउंड मिला, तीनों कंपाउंड में एक कंपाउंड है जो आयरन का है, उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर x है, बाकी 2 सल्फर का है जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट y और z है, और जिसको हीट किया उसका उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो कुछ भी है, दैट डजंट मैटर. तो बोलेगा कि x plus y minus z का मॉड कितना होगा. सो एट दैट टाइम यू हैव टू गिव दैट, मतलब वहां पे पता होना चाहिए ना कि पहले बन क्या रहा है, देन ओनली यू कैन फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, सो always remember that it is going to happen for FeSO4 only, means oxidation state of iron should be +2 only. If oxidation state of iron is +3, for example FeSO4 whole thrice, then if we hit that, then it will follow normal procedure, means Fe2O3 plus SO3. Okay. Yes, sir. Okay, so just write down. Similarly, for other compounds, for other compound sulfate, you can write down in a similar fashion. बाकी सब लिखा नहीं था. ओके 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 ओके. नाउ डन. सर डन जी. ओके ओके. नाउ मतलब बाकी जितने भी कंपाउंड्स है वो सब जनरल प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जैसे ये है MSO4 वही वाला. सो जस्ट राइट डाउन. नाउ यू कैन सी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एडवांस टाइप का क्वेश्चन है. देखो क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रेटेड मेटल सल्फेट. पहले तो लड़का यहीं पे डर जाएगा कि अरे भाई ये क्या है. देन प्रोड्यूसेस
SO2 and SO3 together on heating strongly? Options are, देखो फॉर्मूला दिया ही नहीं, सब लोग पागल हो जाएगा भाई ये क्या हो गया, बोला ब्लू विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, बोरेक्स, which should be the answer? So green vitriol, FeSO4.7H2. Yes. Okay, so here write down another topic, heating effect of hydrated metal chloride. You don't need to write the question, only at the place of FeSO4 you can write down that FeSO4.7H2O is green vitriol. अगर याद है तो वो भी लिखने का जरूरत नहीं है. Write down the next topic, heating effect of hydrated metal chloride. Basically from here you have to just copy paste. Okay, so if you can leave 2 pages then we can continue. मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या करना है, बस छापना है. यहाँ पे मैं कुछ समझा नहीं सकता हूँ बिकॉज एवरी मतलब ये सब्जी जो है ना, ये सब का सब मतलब एक्सेप्शन टाइप है, बट यू कैन राइट. यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो जैसे ये COCl2.6H2O, इसका कलर देखिए आप, पिंक था, पिंक से स्ट्रांगली हिट किए तो ब्लू हो गया. एंड all these things you are going to get in a qualitative analysis chapter, so if you want you can just skip this all parts in this, because ऐसे क्या होगा ना कि यहाँ पे भी आप लोग पढ़ लोगे, वहां पे पढ़ लोगे, अब यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको इसका कुछ भी ना हिस्ट्री पता है ना फ्यूचर पता है, बस प्रेजेंट देख रहे हो, तो कुछ भी मजा नहीं आएगा, बस ऐसा लगेगा कि इसको रट रहे हैं. बट इन केमिकल सॉरी क्वालिटेटिव एनालिसिस वहां पे समझ में आएगा कि इसके मतलब मम्मी पापा कौन है, इसके मतलब आने वाला जनरेशन कौन है, मतलब इसका फ्यूचर क्या है, इसका पास्ट क्या है, देन यू विल easily get that point. Okay, so you can just Yes. skip it and believe on me, you will get it in qualitative analysis chapter. So here are some exceptional Okay, things that is not in qualitative analysis chapter, so you have to write down all these things, and it's going to play a very important role for whole ionic compound. And here your ionic bond is going to be over, and we will start covalent bond from now. And believe me, it's going to be a very fun activity for us to read about covalent bonds. So here How you will many see that pages? We have to leave? whenever yeah So how many pages we have to leave? only one page, you have to write down only this. Here I am just going to explain some of the things. ओके सो मतलब समझ में आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है. देखिए जो भी बेरिलियम के क्लोराइड्स या फ्लोराइड्स होते हैं, जब भी हम लोग उनको हीट करते हैं तो बाकी सब कंपाउंड को जब हम लोग हीट करेंगे तो उनका ऑक्साइड मिलेगा, लेकिन बेरिलियम के क्लोराइड या फ्लोराइड मतलब हाइड्रेट्स को अगर हीट करेंगे तो उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है. तो हाइड्रोलिसिस होने के कारण से बेरिलियम ऑक्साइड नहीं बन के बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन जस्ट रिमेम्बर द थिंग्स. एंड Sir. इसको तो जनरली याद ही करना पड़ेगा आपको, देयर इज नो एनी अदर वे. ओके Sir. So या Sir, now I hydrolysis. हाँ, ये हाइड्रोलिसिस क्या होता है? इज दैट योर क्वेश्चन? Yeah. ओके मींस हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है ना कि जैसे कोई भी कंपाउंड को, उस दिन हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ रहे थे ना, तो जैसे कोई भी कंपाउंड को हम लोग पानी में डाल देते हैं, तो पानी में डालने के बाद से क्या होता है, उसके अराउंड सब वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं. ठीक है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो जैसे बेरिलियम के पास कौन सा आएगा, Be2+ के पास से माइनस वाला आएगा, तो H+ वाला वाटर का जो H+ वाला पार्ट है वो दूर हो जाएगा और OH- वाला पार्ट है जो पास में आ जाएगा. बट बेरिलियम 2+ इतना ना स्ट्रॉन्गेस्ट है कि OH- को खींच लेगा अपने तरफ एंड हाइड्रोजन को बस रिलीज कर देगा, एंड दैट हाइड्रोजन ओनली विल गो टू फॉर्म HCl. Do you see? Can you see here that HCl is being formed? In HCl there is one H+, and that H+ come from the water. वो वाटर जिससे OH- को Be2+ खींच लिया था, तो उसका H+ क्या किया, क्लोरीन के साथ मिल गया, then it's forming HCl and then H2O. Okay,
Now is it clear? Yes, sir. Yeah. So in our journey we have means reached such a state that we are going to start. Sir, no, I remember that 0 marks. No question. Oh bhai, at that time you have to tell. Okay. Now there is no benefit of that. Okay, it doesn't matter at all. So Okay, just sir. focus on covalent bond. So write down the first topic, Lewis dot structure. And just tie up your seat belts because we are going to sit in an aeroplane of covalent bond. It will be of 60 to 70 pages. So it's quite a long topic. Write down that all valence electrons are represented by dots. In Lewis dot structure, all the valence electrons are represented by dots. Okay. Okay, sir. And there are some rules to draw Lewis dot structure. And the first rule is that, first of all, you have to find the number of valence electrons. Okay. Okay, sir. बोलो भाई. Yes, sir. ओके. Yes, sir. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल कैसे निकलेगा, तो उसमें हर एक इंडिविजुअल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालिए और सबको जोड़ दीजिए. और अगर कोई चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कीजिए, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कीजिए. बात हो गया यहीं पे खत्म. And in this way you can find the number of valence electron. So let's do some examples. Write down some compounds, that NO2 plus, NO3, NO2 minus, and just find the number of total valence electrons in them. Okay, so just message me in the chat box what is the number of valence electron in NO plus. I'm sorry that I'm giving the name of such compound which doesn't actually exist, but yeah, tell me the number of valence electron in NO plus in the chat box. That is the right answer. Yeah. Adesh. Yeah. Everybody gave the right answer. And यही तो अच्छा लगता है आप लोगों में. But all are means good students. Okay, so means आपको समझ में आ गया कि खेल क्या हो रहा है. So write down the rule 2. Selection of central atom. And believe me, this is going to play a very important role in whole chemical bonding. Selection of central atom. Then there are two ways. The primary one is that least number. जो कम संख्या में होगा वही होगा सेंट्रल एटम. ठीक है. जैसे SOF4 है तो इसमें सेंट्रल एटम दो ही हो सकता है, या तो सल्फर नहीं तो ऑक्सीजन. फ्लोरीन कभी भी नहीं होगा. तो रूल है कि जो लेस नंबर में होगा वही होगा सेंट्रल एटम. एंड द नेक्स्ट इज मोर रेडियस. तो सेकंड वन रूल तभी लगाएंगे जब फर्स्ट वाला फेल करेगा. जैसे SOF4 में फर्स्ट वाला फेल कर गया. क्यों? क्योंकि उसमें सल्फर और ऑक्सीजन दो सेंट्रल एटम आ रहा है, लेकिन सेंट्रल एटम तो एक ही होता है. सो हाउ कैन यू फाइंड? यानी इसके लिए हम लोग को होना चाहिए कि मोर रेडियस इफ नंबर इज सेम. अगर नंबर सेम है देन हम लोग रेडियस देखेंगे. ठीक है. Yes, sir. ओके, राइट डाउन रूल नंबर 3.
Rule number 3 is calculation of double bonds. And for this, you have to calculate P. And value of P is 6n plus 2 minus valence electron, where n is total number of atom except what is this? Hydrogen, yeah. Where n is total number of atoms except hydrogen. Done? बोलो भाई। Yes. हाँ, तो चलिए थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं। अच्छा, पहले एक और लिख लेंगे, उसके बाद से सर रूल calculate। नंबर 3 एक बार दिखाना। हाँ हाँ, अच्छा, रूल नंबर 3 फिर से दिखा दूं। रूल नंबर 3 में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ डबल बॉन्ड करते हैं। उसके लिए हम लोग, हमारा फॉर्मूला है 6n plus 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जहाँ पे n जो है टोटल नंबर ऑफ एटम्स है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। ओके सर। हाँ, और अगर p का वैल्यू 2 हुआ तो एक डबल बॉन्ड है, अगर p का वैल्यू 4 हुआ तो इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड है या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, ऊपर आपको कुछ एक सा बॉक्स जैसा दिख रहा होगा, जिसमें लिखा होगा dxz, dxy, dyz, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिख रहा है? यस सर। ये सर this is nothing but d orbital. In d orbital there are 5 subcells. Okay, d cell there are 5 subcells, and dxz, dxy, dyz, dz square, dx square minus y square are just their names. Okay, and I believe that everybody till now have, मतलब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें इसके बारे में पता चल गया होगा। Am I correct? यस सर। Yes. So now write down hybridization. वाह, अब आए हैं हम सही जगह पर। राइट डाउन हाइब्रिडाइजेशन। डन? यस सर। लिखिए सिग्मा प्लस एलपी इज इक्वल टू 2, लिखिए सिग्मा प्लस एलपी इज इक्वल टू 2, देन उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा एसपी। मैं सब बताऊंगा, बस आप लोग ऐसे लिखो, sigma plus LP is equal to 2, then hybridization is SP. If it is 3, then hybridization is SP2. If it is 4, then hybridization is SP3. If it is 5, then hybridization is SP3D. If it is 6, then SP3D2. If it is 7, then SP3D3. Done? यस सर। Okay. So here the important point is that what is sigma and what is LP. यहाँ पे सिग्मा और वो जो पीछे हम लोग सिग्मा पढ़े थे वो अंतर है इस दोनों में। यहाँ पे सिग्मा हम लोग बॉन्ड का नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा इज सिग्मा बॉन्ड, और जो एलपी है उसका फुल फॉर्म होता है लोन पेयर्स। व्हाट इज लोन पेयर? लोन पेयर इज दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट यूज्ड इन फॉर्मिंग अ बॉन्ड। ओके, बोलो भाई। ओके सर। यस। Okay. So here important point is that whenever we move from sp3 to sp3d, which of the five above 5 is coming? So in sp3, wait, sp3d, dz square is coming first. So it was a question that which d orbital is present in sp3d. So you have to write down dz square, and in sp3d2 it is dz square plus dx square minus y square.
and later on we will come to know that dz square and dx square minus y square are axials, means they point toward the axis. We will learn about them, just now you have to write them. उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग इसके बारे में बढ़िया से अध्ययन करेंगे तो। एंड इन sp3d3 ये दोनों तो रहेगा ही, और साथ में dxy या yz या xz कोई भी आ सकता है। ओके, सो व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। जब भी कोई दो के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा हम लोग उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। जैसे CH4 है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे या सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। और कार्बन का क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब चारों एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए कार्बन पे लोन पेयर्स कितना हो जाएगा बताओ, बोलो भाई। सर 0 0। Zero. एंड सिग्मा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, तो जितने सिंगल बॉन्ड्स होंगे 4 या Four. 4। एंड नाउ यू टेल मी दैट सिग्मा प्लस एलपी कितना होगा? 4. 4। एंड फॉर 4 यू हैव टू हैव 4 ऑर्बिटल्स, मतलब ये दोनों मिला के 4 होना चाहिए, तो एक s होगा और बाकी 3 p होगा। समझ में आया? सर रिपीट। हाँ भाई रिपीट करता हूँ। सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और सिग्मा प्लस एलपी, तो यहाँ पे कार्बन का चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो इसीलिए इस पे लोन पेयर कितना है? 0 है। यहाँ पे कोई भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फाइंड नहीं कर सकते हो दैट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। सो हेयर एलपी इज 0, सिग्मा इज 4, तो सिग्मा प्लस एलपी इज 4, एंड फॉर सिग्मा प्लस एलपी इज इक्वल टू 4 यू हैव टू हैव 4 ऑर्बिटल्स, दैट मींस अरे भाई हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। याद रखने का तरीका कैसा है? तो याद रखने का तरीका है कि s तो एक ही रहेगा और p मैक्सिमम 3 हो सकता है, तो s जब तक p 3 नहीं होगा तब तक d इंट्री नहीं करेगा। तो 2 3 4 तक में देखिए आप ये sp sp2 sp3 ही है, जब 5 हुआ तो अब p 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, तो अब इसका मतलब d का एंट्री होगा, देन d will enter. When d will enter, the first orbital means suborbital will be dz square, and when there is d square, then it is dz square plus dx square minus y square. Okay, so here hybridization of carbon is, tell me what is hybridization of carbon? sp3 Yes, Three. and in this way only you have to find the hybridization. Okay, do you got it? यस सर। Yes, sir. हाँ, सर ये सर अपन ये सर dz स्क्वायर को अपन 0 भी बोलते हैं ना? dz स्क्वायर को 0 बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ आप सही बोल रहे हो। उसका m 0 होता है, मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू 0 फॉर dz स्क्वायर। आर यू सेइंग अबाउट Yes, sir. दैट? यस सर। या एंड इन p वाला में किसका 0 होता है बताइए? सर pz pz का, यस yes, pz का 0 होता है। ओके, सो हियर राइट डाउन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वन इज कि एक डबल बॉन्ड, तो मैंने ये तो बता दिया कि भाई सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा बोलेंगे, अच्छा डबल बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे उसको? तो एक डबल बॉन्ड में क्या होगा? 2 बॉन्ड होगा, तो एक उसमें सिग्मा होगा और एक उसमें पाई होगा, ठीक है। और एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होगा। अब यहाँ पे कुछ नए नए नाम आ रहे हैं, ये सिग्मा क्या है, ये पाई क्या है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। बस नाम है, जैसे मेरा नाम उज्जवल है, आपका नाम आदेश है, किसी का नाम तनीषा, आर्ची ऑल, सो वैसे ही बॉन्ड का भी नाम होता है। तो एक का नाम सिग्मा हो गया, बाकी 2 पाई हो गए। या so in double bond also we can find 1 sigma, and in triple bond also we can find 1 sigma, and in single bond also we can find 1 sigma. So whenever we and for hybridization we need to care only about sigma, no need to care about pi or any other things. So एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि बताइए कि कौन सा बॉन्ड है जो हाइब्रिडाइजेशन या फिर ज्योमेट्री को डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो सिर्फ सिग्मा ही है जो ज्योमेट्री को डिसाइड करने में रोल प्ले करता है, बिकॉज hybridization is decided by sigma, and hybridization directly affects the geometry of the compound.
सो जस्ट राइट डाउन, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। डन। Yes, sir. बाकी लोग भी लिख लीजिए। Sir, done. Okay. So here you can see that. Let's focus on this compound. Just make the figure of this compound in your notes. Do fast. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा C2H4 और ये जो है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। थोड़ा थोड़ा आइसोमेरिज्म का भी तड़का लग रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सो जस्ट इसको बना लीजिए नोट्स में एंड देन अब मैं बताऊंगा एक का, बाकी सब आप बताओगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखो जैसे कार्बन है तो बताओ आप कार्बन पे लोन पेयर है क्या? नो सर। यस, No, कार्बन sir. पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। अच्छा, कार्बन से जुड़ा हुआ बॉन्ड्स देखो 4 दिख रहा है, लेकिन इसमें से सिग्मा कितना है? सर एक 3 है। एक कार्बन हाँ हाइड्रोजन सर। वाला, फिर से कार्बन हाइड्रोजन वाला, एक कार्बन कार्बन में एक ही सिग्मा है, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा हो गया Yes, 3, sir. एलपी हो गया 0, सो सिग्मा प्लस एलपी इज इक्वल टू 3 एंड 3 के लिए क्या होना चाहिए बताइए? sp2। सर sp2। Yes. P2. So in this way you are means congratulations to all because you have found hybridization of the first compound। मतलब पहला कंपाउंड में आप लोग खुद से हाइब्रिडाइजेशन बताए हो। चलो अब CO2 जो है यहाँ उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है खुद से। डोंट लुक एट द नोट्स, ओके। Sir, SP. Yes, this is the correct answer and I will wait till everybody just tell me the answer। सब कोई बना लो और आंसर बोल दो कि मतलब हो गया। आदेश, ध्रुव, तनीषा। अब CO2 मैंने तो बोल दिया, अब CO2 का स्ट्रक्चर आपको बनाना है और उसके लिए हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको रूल्स भी बता दिए हैं। देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड हाउ टू ड्रॉ द फिगर। सबसे पहले तो सेंट्रल एटम बताओ भाई कौन होगा CO2 में? सर कार्बन। Carbon. एंड अब तो कार्बन होगा ये पता चल गया, तो अब कार्बन का ही हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ये भी पता चल गया। चलो भाई यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करोगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। बताओ भाई कितना होगा CO2 में? 4। नहीं भाई, गलत। कार्बन कार्बन में 4 होगा ना, ऑक्सीजन में 6 होगा। 6 दूना 12 4 16, तो टोटल इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा?